आज हम लोग एनसीईआरटी में क्लास 9 साइंस का चैप्टर 7 जो गति चैप्टर है उसका विस्तार देखने वाले हैं और इसी तरह आगे की वीडियो आती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें से जो पहला टॉपिक है आपका, वो पहला टॉपिक है आपका विरामावस्था कि विरामावस्था किसको कहते हैं। ठीक है, तो विरामावस्था किसको कहेंगे? तो यदि मान लीजिए कोई बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, अगर इस बिंदु ए के सापेक्ष बिंदु बी की स्थिति में अगर मान लीजिए कोई परिवर्तन नहीं होता है समय के साथ साथ, तो हम लोग कह सकेंगे कि बिंदु बी जो है वो किस अवस्था में है? विरामावस्था में है। अगर बिंदु बी ए के सापेक्ष में समय के साथ साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो किस अवस्था में है? वो विरामावस्था में है। चलिए देखते हैं हम लोग की डेफिनेशन एक बार पढ़ के कि यदि एक बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु विरामावस्था, यहाँ एक साथ होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, विरामावस्था में कहलाती है। तो ठीक उसी तरह हम लोग देखेंगे उसी तरह कि आखिर विरामावस्था के बाद ये गतिज अवस्था क्या होता है। ठीक है, गतिज अवस्था क्या होता है? तो गतिज अवस्था या गतिमान अवस्था एक ही चीज़ है, समझना है इसको। ठीक उसी तरह जैसे मान लीजिए एक बिंदु ए ले लिए, एक बिंदु क्या ले लिए? बी ले लिए, और बिंदु ए के सापेक्ष यदि समय के साथ साथ बिंदु बी अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, या तो इसके ए के नज़दीक जाता है या ए से दूर जाता है, तो इन दोनों स्थितियों में बी जो है वो गतिमान अवस्था में होगा या गतिज अवस्था में होगा। तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे? गतिमान अवस्था या गतिज अवस्था। देखिए, यदि एक बिंदु के सापेक्ष में किसी वस्तु की स्थिति में लगातार परिवर्तन हो तो वह वस्तु क्या कहलाती है? गतिज अवस्था में कहलाती है। ठीक उसी तरह अब हम लोग पढ़ेंगे कि गतियों के प्रकार। गतियों के प्रकार, कितने तरह की गति होती है? तो गतियों के प्रकार में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें वो कौन सी गति पढ़ेंगे? सीधी रेखा में गति, या इसी को कहते हैं हम लोग सरल रेखा में गति। दूसरा जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वृत्तीय गति। क्या कहते हैं हम लोग इसको? वृत्तीय गति कहते हैं या वृत्तीय पथ पर गति कहते हैं। और तीसरा जो इसी में आता है जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या? घूर्णन गति। और चौथा जो आता है आपका उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपन गति। अब इन सभी चीज़ों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे आगे। तो एक चीज़ और, एक टॉपिक और है इसमें जो आपको पढ़ना है कि मूल बिंदु किसे कहते हैं। ठीक है, मूल बिंदु किसको कहते हैं आपको जानना है। ठीक है, तो जिस बिंदु के से सहायता से हम लोग किसी वस्तु की स्थिति को बताने का प्रयास करते हैं या बताते हैं, तो उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। जैसे अभी हम बता रहे थे कि बिंदु ए के सापेक्ष हम लोग बिंदु बी का स्थिति देख रहे थे, या तो वो गतिमान अवस्था में था या तो फिर वो किस में था? ये विराम अवस्था में था। तो हम लोग तुलना किससे कर रहे हैं? किसके सापेक्ष दर्शा रहे हैं? ए के सापेक्ष। तो ए जो होगा, ए को हम लोग क्या कहेंगे? मूल बिंदु कहेंगे। ए को क्या कहेंगे? मूल बिंदु कहेंगे। याद रखिएगा, ए क्या कहलाएगा? मूल बिंदु कहलाएगा। और ये कोई भी वस्तु, कोई भी पिंड हो सकता है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु की स्थिति को दर्शा सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक जो है आपका सदिश राशि। सदिश राशि किसको कहते हैं समझना है। तो सदिश में दो चीज़ें होती है, एक होता है आपका परिमाण, एक आपका होता है परिमाण, और दूसरा आपका होता है दिशा। दूसरा आपका क्या होता है? दिशा। तो हम लोग इन दोनों चीज़ों को देखेंगे कि परिमाण और दिशा होता क्या है, इसको भी समझेंगे कि वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जैसे हम बोल दिए कि जो है 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। अब वेग आगे पढ़ेंगे हम लोग। वेग में होता है दिशा निश्चित होता है, ठीक है, और चाल में दिशा निश्चित नहीं होता है। तो ये जो 5 है आपका, ठीक है, 5 जो है आपका, ये आपका परिमाण कहलाएगा, और जो वेग की दिशा होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? दिशा से प्रदर्शित करेंगे। इसका मतलब इसमें परिमाण भी है और क्या है? दिशा भी है, इसीलिए हम लोग इसको कौन सी राशि कहेंगे? सदिश राशि कहेंगे। तो सीधा सिंपल भाषा में याद रखिएगा, जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी निश्चित हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सदिश राशि कहेंगे। जैसे भार हो गया आपका, वेग हो गया आपका, बल हो गया, संवेग हो गया, विस्थापन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको हम लोग कौन सी राशि कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। ठीक उसी तरह इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? अदिश राशि। अदिश राशि किसको कहेंगे? जिसमें सिर्फ परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा। जैसे हम चाल में बताएं, ठीक, जैसे मान लीजिए ए से आपको
बी तक जाना है, और ए से बी तक जाने के लिए बहुत सारा रास्ता हो सकता है। ठीक, ए से बी तक जाने के लिए बहुत सारा रास्ता हो सकता है। तो जब आप इस रास्ते से होकर के जाते हैं तो इन सभी रास्तों में आपकी दिशा निश्चित नहीं होती है। और मान लीजिए आप कुछ ना कुछ स्पीड से जाते हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, या 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो उसमें 5, 10, 15 जो है वो आपका सिर्फ परिमाण है। इसमें आपका दिशा कहीं निश्चित नहीं है कि आप एक निश्चित दिशा में चल रहे हैं, ये कहीं संभव नहीं है। तो ऐसे राशियों को हम लोग क्या नाम देते हैं? अदिश राशि नाम देते हैं। जैसे आपका हो गया चाल, अदिश राशि। दूरी कौन सी राशि हो गया? अदिश राशि। और क्षेत्रफल भी आपका कौन सा हो जाएगा? अदिश राशि। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, आगे देखिए, अगला जो टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं दूरी। क्या बोलते हैं? दूरी। यहाँ से सभी टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, खास करके अगर आप जैक बोर्ड से हैं या अन्य कोई भी बोर्ड से हैं जहाँ एनसीईआरटी आपका चलता है। ये सभी टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दूरी किसको कहेंगे समझिए। जैसे अभी हम बताएं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, सी से मान लीजिए डी तक आपको जाना है, तो जाने के लिए बहुत सारा रास्ता होगा, बहुत सारा रास्ता होगा। और आप जिस रास्ते से होकर चलेंगे प्रत्येक रास्ते की लंबाई क्या होगी? अलग अलग होगी। तो जिस रास्ते से आप ये सी से डी तक या किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाते हैं, उस वास्तविक पथ की जो लंबाई होती है, उस रास्ते की जो लंबाई होती है, उसी लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। आप मान लीजिए अपने घर से स्कूल तक जा रहे हैं, तो घर से स्कूल तक जो रास्ते की लंबाई है, उसी लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ें दूरी के बारे में जानना आपको। दूरी क्या है? एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा निश्चित नहीं होता है। दूरी में कोई दिशा निश्चित नहीं होता, सिर्फ परिमाण होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, दूरी का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है, और सीजीएस मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। और भी अन्य मात्रक होते हैं इसके। और एक चीज़ याद रखिएगा, किसी गतिमान वस्तु के लिए जो दूरी होता है वो हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। दूरी, मान लीजिए अगर कोई वस्तु गति कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसका दूरी होगा, ऋणात्मक दूरी उसका नहीं होगा। अगर कोई वस्तु गतिमान है तो उसका मान 0 भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू उसका होगा। 0.11 क्यों ना होगा, लेकिन होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह अगला पढ़ेंगे हम लोग क्या? विस्थापन। दूरी के जैसा ही विस्थापन भी है, दोनों सेम एक ही जैसा है लगभग, लेकिन अंतर क्या है समझिएगा। जैसे ए से बी तक हमको जाना है, तो ए से बी तक जाने के लिए सबसे कम रास्ता, न्यूनतम दूरी कौन वाला होगा? जो एकदम सीधा डायरेक्शन में होगा। ए से बी तक जो सीधी रास्ता होगा, वो सीधा रास्ता ही आपका क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। समझिएगा, डेफिनेशन जो है, किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के मध्य न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। आप जहाँ चलने की स्टार्ट किए और जहाँ खत्म हुआ, उन दोनों के बीच सबसे कम दूरी जो होगा, उसी दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। इसकी दिशा जो होगी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है। अब याद रखिएगा, इसमें चूंकि दिशा निश्चित है तो ये कौन सी राशि होगी? सदिश राशि होगा। और विस्थापन का जो मात्रक होगा वो मीटर, और सीजीएस मात्रक भी क्या होगा? सेंटीमीटर। अगर बात करेंगे तो विस्थापन जो होता है ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। और याद रखिएगा एक चीज़ और, कि विस्थापन का जो मान होगा वो हमेशा दूरी से छोटा होगा, या कभी कभी दूरी के बराबर होगा, लेकिन दूरी से बड़ा कभी विस्थापन नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।